अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर फ़ी इस्लाम में खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीरें जो हैं, खींचना और तस्वीरें लिखना, ये दोनों मेरे काम हैं। कोरोना आने से पहले मैं तस्वीरें बनाता था। जब कोरोना आया तो मैंने तस्वीरें लिखना शुरू कर दी। मैं लोगों को बताता था काराकोरम हाईवे कैसे है कि जहाँ पर जाकर आपको एहसास होता है कि दो आँखें देखने के लिए कम है। आप सोचते हैं या बारी ताला कुछ आँखें इधर होनी चाहिए, कुछ इधर होनी चाहिए, कुछ इधर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखते हैं तो पता चलता है दूसरी तरफ पहाड़ मिस हो गए हैं, अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो पता चला तीसरी तरफ पहाड़ मिस हो गए हैं, और चारों सिमत एक वक्त में देखना मुश्किल हो जाता है। मुझे पहली दफ़ा नॉर्दर्न एरिया में जाकर एहसास हुआ, काराकोरम हाईवे पे जहाँ पे 8 पहाड़ों का सिलसिला मिलता है, वहाँ पे खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि यार आंखें कुछ और होनी चाहिए थी। जॉन एलिया साहब भी याद आते हैं, जो कहते थे कि दो आँखों से कितना देखा जा सकता है। मुझे लगता है कभी कभी कि जितना देखा जा सकता है वो मैंने देख लिया, इसलिए शायद अब कम दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन अभी भी मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नांगा पर्वत की जो 4 सिमतें हैं उनको चारों सिमतों से जाके देखूँ, क्योंकि नांगा पर्वत जो है वो प्यार करने वालों का, हुस्न देखने वालों का, आशिकों का काम है। नांगा पर्वत हर कोई नहीं देख सकता। कभी तो आपको बादलों के पास खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि नांगा पर्वत नज़र आ जाए। कभी आपको 8-10 घंटे फेरी मेडोज़ के लिए ट्रैवल करना पड़ता है कि नांगा पर्वत नज़र आ जाए, और कभी आपको मेन काराकोरम हाईवे पे ही किसी जगह पे नज़र आ जाता है जब कोई आपको बताता है कि जी वो जगह है जहाँ पे बादल हों तो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि इधर नांगा पर्वत है तो जहाज़ के टकराने का ख़दशा होता है। किसी को कोई फेस कहा जाता है, कभी किसी को कोई फेस कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि यार ये जो है ना जेमिनी जो है ये ड्यूल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, मुझे लगता है कि जो नांगा पर्वत है ये 2 दफ़ा जेमिनी है, क्योंकि ये 4 सिमतें रखता है और हर सिमत से ज़्यादा खूबसूरत है। अभी एक मसला हुआ, एक हादसा हुआ, अल्लाह का शुक्र है सब लोग बाफज़ उतर गए। बटग्राम में एक डोली फंस गई, कुछ उसकी रस्सियाँ टूट गईं, अल्लाह ने सबको रिकवर किया। बहुत मीडिया शोर मचाया, ना तो लोगों को अंदाज़ा था कि वहाँ पे कितना हवा का प्रेशर है या वहाँ पे हेलीकॉप्टर को खड़ा करना कितना रिस्की है, लेकिन लोग अपनी अकल के मुताबिक पोस्टर लगाए जा रहे थे। लगाएं, हमें क्या। मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं लतीफ़ भट्ट साहब, वो बिलानवान रेगुलरली सुनते हैं। कल उनके पास गया तो कहने लगे यार अगर तू ना बाकी लोगों का दुख छोड़ दे, सिर्फ अपने समेटे तो तेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। तुझे जो परेशानी है वो लोगों की है, अपनी कोई नहीं है। मैंने भी गौर किया कि वाकई यार मैं तो लोगों के लिए परेशान हो जाता हूँ। किसी का बच्चा टेबल पर चढ़ के खड़ा होता है तो मुझे डर होता है ये गिर ना जाए, और मैं सारा कुछ छोड़ के तो उसको पकड़ने, उसको संभालने में लग जाता हूँ। तो हालांकि उसके माँ बाप भी पास बैठे होते हैं, उनको भी पता होता है इसने गिर जाना। शायद वो उसको गिरना सिखाना चाहते हों, लेकिन मैं उसको गिरने से बचाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ कि कुछ लोगों की मदद का सोचा कि यार इनकी मदद करेंगे, हर महीने इनको कुछ पैसे देंगे, तो पता चला कि अपने हालात इतने तंग हो गए कि अपने बच्चों की फ़ीसें देना मुश्किल हो गई। मेरा ज़ाती राय है, आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कि हमें अल्लाह के कामों में मुदाखलत से इज्तनाब करना चाहिए। जो अल्लाह के फ़ैसले हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश की ज़रूर करते हैं।
कोशिश करें अल्लाह के ने जो फ़ैसले कर दिए हैं उनको उनके ताबे रहें और उनकी बात को मानें। वो लोग रेस्क्यू हो गए। मुझे एक साहब कहने लगे जिन्होंने शायद कभी ड्रोन पास से भी नहीं देखा, मैं सज्जाद नबी बाबर साहब का शागिर्द हूँ जो पाकिस्तान में सबसे पुराने ड्रोन चलाने वाले हैं। हमारा ये ख्याल है कि जो आम ड्रोन है ये तकरीबन 1 किलो तक वज़न मैक्सिमम उठा सकता है, उससे ज़्यादा पे इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे कहने लगे कि एक अगर 1200 फुट की रस्सी ड्रोन के साथ बांध के भेजी जाए और उसको उस डोली से बांधा जाए, लोग लटक लटक के नीचे उतर जाएं, तो मैं मुस्कराया। मैं कहा यार उन बच्चों की कमांडो ट्रेनिंग नहीं है। दूसरा, जिस रस्सी से लटक के उतरा जाता है उसको गिरें लगी होती हैं, और वैसे भी ड्रोन की जो है वो 1 किलो कैपेसिटी होती है, और ये काम हेलीकॉप्टर से भी किया जा सकता था, लेकिन वो बच्चे गिर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, इस तरह नामुमकिन है। और हो सकता है उस रस्सी बांधने से वो डोली निकल जाए। लेकिन हर कोई जो है अपनी तजावीज़ देता है। मेरा ख़्याल है कि जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो अपनी बेहतर हिकमत अमली से बेहतर फ़ैसले कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मेरे वालिद मोहतरम थे, क्रिकेट का मैच देखते थे, इंजीसाइड की गोली अपनी ज़ुबान के नीचे रख लेते थे और वो फिर बॉलर को बॉल कराने, स्विंग कराने का टीवी पे बैठ के बताते थे। मैंने बहुत दफ़ा अर्ज़ की, अब्बा जी जो ग्राउंड में खेल रहा है वो सिचुएशन को बेहतर समझ रहा है और उसे पता है कि यहाँ पे जो बॉल है स्विंग होती है या नहीं होती, जो विकेट है वो बॉलिंग स्पोर्टिंग है या बैटिंग स्पोर्टिंग है। तो मुझे कहते थे कि तू दफ़ा हो जाए इस गल तो, तेनू पता ही नहीं, तेनू की पता क्रिकेट का। तो मैं फिर उनको अकेले मैच देखने देता था, या मेरी छोटी बेटी आयशा जो है वो उनके साथ बैठ जाती थी। वो दोनों क्रिकेट के माहिरीन दादा पोती उस पर लगे रहते थे। अगर किसी ने छक्का मारा है तो बाबा जी इस पे रोला डाल रहे होते थे कि यार इन्हें चौका लाना चाहिए था, छक्का कैच हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे अवामल हैं जो हम दूर बैठ के करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स में मैं होता हूँ, बहुत सारी में मैं नहीं होता। जिन मीटिंग्स में मैं होता हूँ मुझे पता होता है वहाँ पे डिस्कस क्या हुआ है, लेकिन जब लोग बाहर बैठ के जो वहाँ गए ही नहीं होते वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ का पे क्या डिस्कस हुआ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। इसी तरह जो लोग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कभी गए नहीं हैं वो उसको गलत जगह समझते हैं। कल मेरे भाई हैं आबद साहब, आबद शफीक साहब नवाबशाह में होते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि जी बच्चे को इस्लामाबाद फ़लानी यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया, नाम हम नहीं लेते, सुना उसका माहौल बड़ा ख़राब है। मैं कहा भाई वो फ़ौजी भाइयों की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे माहौल मुकम्मल कंट्रोल में है, आप बेफिक्र होकर बच्चा दाखिल करा दें। तो कहते ये कौन कह रहा है कि इसका माहौल ठीक नहीं है। मैं कहा वो सब जिनका दाखिला नहीं हुआ। बहुत सारे लोग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिले के ख्वाहां होते हैं और उनका दाखिला नहीं होता, उसके बाद वो प्रोपोगेट करना ये शुरू करते हैं कि जनाब मेरा दाखिला हो गया था, अब्बा जी ने माहौल की वजह से वहाँ नहीं जाने दिया, मेहरबानी करके ग्रेज़ कीजिए, उसको एक दफ़ा अंदर से जाकर देखिए। 4 साल मैं वहाँ पे लगा के आया, 4 साल मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ के आई। अगर उसका माहौल ख़राब होता तो हरगिज़ भी मैं अपनी बेटी को वहाँ दाखिल ना कराता। मैंने उसको दाखिल कराया क्योंकि माहौल पे कोई मसला नहीं था। ख़ास तौर पे जब से शराज भाई पिंडी कैंपस में सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हर नुक्कड़ खुदरे में एक कैमरा लगाया हुआ है और उसको बड़ी मुस्तनद तरीके से मॉनिटर करते हैं ताकि कोई भी ऐसी अमल या ऐसी बात ना हो जिससे वालिदैन के लिए परेशानी हो या अदारे के लिए परेशानी हो। तो इसलिए वो बड़ी मुस्तनद तरीके से इस पे काम करते हैं, उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। तो बराए मेहरबानी बग़ैर देखे किसी चीज़ के बारे में बात मत कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं शाहीन साहब, उन्होंने कल स्टेटस लगाया हुआ था कि इंडिया ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है। जहाँ पे वो चाँद पे उन्होंने लैंड किया है, 36 घंटे के बाद वहाँ का टेम्परेचर -100 हो जाएगा, तो इन लोगों को फ़ौरन वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा शाहीन भाई मैं तो हैरान हूँ इंडिया पे कि जिनके साइंटिस्ट को आप जितना भी साइंस का इल्म नहीं था, वरना वो इस तरह की गलती ना करते। अब मिलियंस डॉलर लगाने के बाद डेफिनेटली हम 2 किलो खरबूजे लेने जाते हैं, पहले हम उन्हें सूंघते हैं, काट के सैंपल काटते हैं, उनको देखते हैं, चखते हैं, फिर लेते हैं। तरबूज लेने जाते हैं, उसमें से एक पीस निकलवाते हैं, उसको देखते हैं लाल रंग दा, फिर लेते हैं। ताड़ा की ख्याल है कि जरा मिलियंस डॉलर ला के इंडिया चांते गया है तो उन्होंने यही नहीं पता उत्थे टेंपरेचर कितना हो जाता है।
तो बराए मेहरबानी, मुझे बड़ी हँसी भी आती है समटाइम्स लोगों की मोहब्बतों पे कि यार तेरी इतनी रिसर्च है कि हद ही कोई नहीं। तो थोड़ा-सा ख़्याल कीजिए, बगैर रिसर्च के, बगैर पढ़े, सुनी-सुनाई बातों को फॉरवर्ड करने का आजकल माहौल बहुत बन गया है। एहतियात कीजिए, सबको जीने दीजिए और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारिए। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ को हाज़िर होते हैं अगले बिलान के साथ।